वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपराधिक अत्याचार से 441 से क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। whoever enters into any property, क्रिमिनल ट्रेसपास को हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वी यूजुअली कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास एज, जैसे अगर मुझे बात करनी है क्रिमिनल ट्रेसपास की तो क्रिमिनल ट्रेसपास को मैं बोलूंगा आपराधिक अत्याचार। और आपराधिक अत्याचार क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, देखिए प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस में वो ऑफेंसेस भी आते हैं जब आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं। आपराधिक अत्याचार वो होता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो और आप उसी की प्रॉपर्टी में रिमेन रहते हो। आरजेएस में सवाल आया था ये वाला, आप आरजेएस में भी वाला सवाल आया था। आरजेएस के प्रीलिम्स में मेरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, whoever enters into and upon the property to possession with another, intimated annoy any person of such property or lawfully entered into such upon such property, unlawful remains there, intent thereby intimidate, insult, annoy any such person with intent to commit an offense। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है, उसकी प्रॉपर्टी में एंटर इस आशय से करता है कि वो कोई अपराध करे या फिर अभित्रस्त करे, अपमानित करे या शुद्ध करे, या फिर वो उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है कि वो कोई अपराध करे, अभित्रस्त करे, अपमानित करे, वो इस आशय से, अगर उसका इंटेंशन ये है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करे, उस प्रॉपर्टी में रहे, उस प्रॉपर्टी में रहकर ऑफेंस करे, तो उसको हम लोग कहते हैं सर क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास के अगर आप मेन से देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आप आपराधिक आशय क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर इंसान या तो ऑफेंस करना चाहता है, तो पर्सन एंटर हियर फॉर द ऑफेंस, इंटिमिडेशन, इंसल्ट या अनोयंस, ये चार चीजें इंसान करने के लिए रुकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंसान का उद्देश्य किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसकर अगर ऑफेंस करने का नहीं है, इंटिमिडेशन करने का नहीं है, इंसल्ट करने का नहीं है या अनोयंस करने का नहीं है, तो फिर वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। सपोज कीजिए मेरा पड़ोस में जो कोरियर वाला था, वो गलती से एक चिट्ठी देकर मेरे को चला गया। ठीक है, एड्रेस सेम था, बस ब्लॉक नंबर अलग अलग था, तो मैं समझ गया उससे मिस्टेक हुई है, तो मैं उसके घर गया, घर जाके उसको मैं चिट्ठी देने गया। ठीक है ना, उसका जो मेरे पास लेटर आया था, कोरियर आया था, मैं उसको पकड़ाने गया। जब मैं उसको देने गया तो मैंने उसको वहां पर दिया। अगर मेरा इंटेंशन ऑफेंस करना नहीं है, इंटिमिडेट करना नहीं है, इंसल्ट करना नहीं है, अनोयंस करना नहीं है, तो सर वो ऑफेंस नहीं है, तो फिर वो मैंने क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं किया है। चार चीजें हमेशा याद रखना ऑफेंस को बनाती है। जो मेरा पर्पस ऑफेंस करने का नहीं होना चाहिए, इंटिमिडेट करने का नहीं होना चाहिए, इंसल्ट करने का नहीं होना चाहिए और अनोय करने का नहीं होना चाहिए। अगर ये चार मेरे इंटेंशन नहीं है, अगर मेरा आशय ये चार काम करने का नहीं है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आई? किसी घर में एंटर करो, लेकिन ये चार आपके पास, आप ये चार चीजें नहीं करेंगे। हिंदी में एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ कि आप अपराध, अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हो, अनोय करने के लिए नहीं जा रहे, किसी को परेशान करने नहीं जा रहे हो। इंटिमिडेट मतलब क्या होता है? धमकाने के लिए। बहुत से लोग किसी के, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, आप उसके घर में जाके, दुकान में जाके उसको धमका रहे हो, तो यू आर डूइंग क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है ना सर? ये चार चीजें नहीं करनी है, नहीं करोगे ऑफेंस नहीं बनेगा। आगे चलिए, 442 हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास की मैं बात करता हूँ। हाउस ट्रेसपास क्या होता है सर? जब भी ऐसा क्रिमिनल ट्रेसपास, देखिए एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन बनेगी। जैसे सबसे पहले आप क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ोगे आप, जैसे अभी हमने जो पढ़ा 441 में, इसकी डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन बनेगी हाउस ट्रेसपास। मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास से बनेगी हाउस ट्रेसपास डेफिनेशन। जैसे शुरुआत ही कहां से होगी? हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर आप हाउस ट्रेसपास पढ़ रहे हो तो पहले आपको क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन आनी चाहिए। एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन बनती है आईपीसी के अंदर। हमने देखा, यही हमने हर्ट में देखा है, ये हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में देखा है, हमने बहुत सारे परिभाषाओं में और अपराधों में देखा है। अब इसमें क्या होता है कि सर जो भी क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा, कहां कहां पे करेगा? तीन चीजों पे करेगा, बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में। ये तीन चीजें हैं। जो भी आदमी क्या करेगा? क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा। किन जगह? बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में। क्या लिखा हुआ है? एंटर इनटू और रिमेन इन एनी। ये जो तीन चीजें हैं, या तो ये ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज होगी, या फिर बिल्डिंग, प्लेस फॉर यूज फॉर वर्शिप और प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब
ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में कोई भी अगर क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा तो उसको हम लोग हाउस ट्रेसपास कहेंगे। और इसके अंदर ये जो स्थान है ना सर, बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ये अलग अलग कामों के लिए यूज हो सकते हैं। इंसानों के रहने के लिए भी यूज हो सकते हैं और संपत्ति को रखने के लिए भी हो सकता है। हिंदी में अगर इसको पढ़ोगे तो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है जो कोई भी निर्माण, तंबू या जलयान, तीन चीजें, ठीक है ना सर। अब वो निर्माण, तंबू या जलयान किन किन चीजों के लिए उपयोग हो सकता है? वो किसी मानव निवास के रूप में भी उपयोग में आ सकता है या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में भी, मतलब आप प्रॉपर्टी भी रख सकते हो और इंसानों को भी वहां पर रख सकते हो, तो उस चीज को आप यूज कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, बॉडीज एंटरिंग सफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। अगर किसी व्यक्ति की कोई बॉडी भी अंदर एंटर कर गई है तो भी सफिशिएंट है कि हाउस ट्रेसपास हो गया है, ठीक है ना सर। एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास, दिस इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि आरजीएस में आया है 2025 प्रीलिम्स। अगर आप आरजीएस की तैयारी कर देना सर तो कभी भी किसी एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन को छोड़ना मत, किसी भी स्पष्टीकरण और अपवाद को मत छोड़ना। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न गृह अतिचार मतलब क्या होता है सर? लर्किंग का मतलब होता है कि चोरी चुपके घर में एंटर करना, मतलब उस व्यक्ति से बचना जो व्यक्ति आपको घर से बाहर निकालने का अधिकार रखता है, मतलब वो व्यक्ति से बचना जिस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो आपको घर से बाहर निकाल देगा, इसको हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है। जैसे आप चोरी चुपके आपने हाउस ट्रेसपास किया है, आपको पता है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, आपने उस तरफ से एंटर किया है, तो इसको क्या कहोगे? मतलब छिपते छिपाते अंदर जाने को हम कहते हैं प्रच्छन्न गृह अतिचार, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, ठीक है सर। और यहाँ पे लिखा हुआ है किससे बचना? उस व्यक्ति से बचना जिसके पास राइट है आपको एक्सक्लूड करने का या फिर इजेक्ट करने का, उसको, उस व्यक्ति को अधिकार है आपको घर से बाहर निकाल देने का। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, उस व्यक्ति को अधिकार है, उस व्यक्ति से बच रहे हो आप, ठीक है ना सर। उसको कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, अगर आप यही काम करोगे तो इसको हम लोग बाय नाइट कहेंगे, मतलब आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अगर आपने किया तो आप इसको ये कहोगे। हाउस ब्रेकिंग, देखिए सर हाउस ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाउस ब्रेकिंग 6 तरीके से होता है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर गृह भेदन करना है आपको, अगर किसी भी घर को ब्रेक करके जाना है तो 6 तरीके हैं घर को ब्रेक करने के, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग के, गृह भेदन के 6 तरीके हैं, 6 तरीके द्वारा ही आप किसी घर में अंदर घुस सकते हो। पहला तरीका तो क्या है सर, ठीक है ना सर, हाउस ब्रेकिंग के 6 तरीके हैं, देयर आर 6 वेज, आपको दिख रहा होगा। मेंस में आ गया सवाल, दिस क्वेश्चन दे विल आस्क इन मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा में आएगा। पहला, इफ ही एंटर्स और क्वाइट थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, मतलब ऐसी जगह से एंटर करना जो खुद ने बनाई हो, ठीक है सर। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू ए पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद ने कोई ऐसी जगह बनाई है जिससे वो व्यक्ति ने एंटर किया है, या फिर ऐसी जगह से एंटर करना जहां से एंटर करने के बारे में आशित नहीं किया गया हो, ठीक है सर। इफ एंटर्स क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन, मतलब जैसे विंडो हो गई सर, क्या हो गई विंडो, क्या विंडो बनाने के लिए सोचते हैं क्या कि खिड़की बनाते थे घर के अंदर, खिड़की बनाने के लिए तो सोचते हैं कि खिड़की से आएगा, लेकिन हमने देखा होगा जब चोर एंटर करते हैं तो किचन में जो ग्रिल लगी हुई है ग्रिल को उखाड़ दिया, या फिर जो खिड़की लगी हुई है उसको खोल लिया, खोल के ग्रिल को साइड में निकाल के अंदर घुस के खिड़की से, आपने देखा होगा बहुत सारी चोरी वाले केसेस में ऐसा हुआ है। आगे थर्डली, इफ ही एंटर्स क्वाइट थ्रू एनी पैसेज which he or any abater of the house trespass opened। तीसरा तरीका क्या है सर, कोई भी ऐसी चीज जिसका कभी भी उसको खुला रखा जाएगा, वो कभी उसको सोचा नहीं गया था कि इसको कभी हम लोग ओपन भी करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ड्रेनेज होती है ना सर, घर का जो ड्रेनेज होता है जहां से घर का पानी बाहर निकलता है, ठीक है ना, आउटरेज जो होता है, जितना भी सीवरेज सिस्टम होता है, अब वो कभी भी उसको खोलेंगे नहीं आप उसको कभी खोलते हो क्या? लेकिन अगर चोर उसी रास्ते से अंदर आए तो डेट इज ऑल्सो। फोर्थ, इफ ही एंटर्स और क्वाइट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक, सर ताला तोड़ के आए, किसी भी लॉक को तोड़ के आए ताकि उससे हाउस ट्रेसपास किया जा सके। फिफ्थ, इफ ही अफेक्ट्स
his entrance or departure by using criminal force or committing an assault, threatening any person with assault. किसी को डरा धमका कर, गार्ड बैठा था बाहर, गार्ड को पकड़ लिया, गार्ड को बंदी बना लिया और फिर घर के अंदर एंटर करके, ठीक है सर, आपने क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट या थ्रेट यूज किया है. एंड द लास्ट मेथड इज if he enters quite by any basis which is known to have been fastened against such entrance or departure have been unfastened by himself or abettor of the house. घर में किसी ने अंदर से घर का ताला खोला हो, लिखा हुआ है ना, unfastened by himself or other abettor of the house trespass. किसी ने अंदर से घर का ताला खोला हो, ठीक है सर, तो इस चीज में हम लोग उसको हाउस ट्रेसपास कहते हैं. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. एनी आउट हाउस बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस. कभी कभी क्या होता है, घर के बाहर एक सर्वेंट क्वार्टर भी बना रहता है. सर्वेंट क्वार्टर से अगर आपने चोरी करी है, मतलब घर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि घर के अंदर एक इंटरनल रूम है, आउट हाउस है, वहां से चोरी करी है, जहां से इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ है, तो भी क्या आप कहेंगे उसको, तो भी क्या कहेंगे, हाउस ट्रेसपास. और उस हाउस ट्रेसपास को हम लोग हाउस ब्रेकिंग कहेंगे. मतलब ये 6 तरह के हाउस ट्रेसपास होंगे. अगर ये 6 तरह के हाउस ट्रेसपास हैं तो हम इसको कहते हैं हाउस ब्रेकिंग. हम इसको कहते हैं हाउस ब्रेकिंग. अगर ये 6 तरह के हैं, कहने का मतलब क्या है, अगर ये 6 तरह के गृह अतिचार हैं तो इसको हम लोग गृह भेदन कहते हैं. ये 6 तरीके के अगर हाउस ट्रेसपास होंगे तो इसको हम लोग हाउस ब्रेकिंग कहते हैं. इलस्ट्रेशन से इसके, ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड हाउस, पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग. कोई भी उसके घर के अंदर घुसता है और अपना हाथ डाल के उसकी विंडो को ओपन करता है, ठीक है सर, तो दैट इज नॉन, क्योंकि किसी बॉडी का कोई सा भी पार्ट अकड़ जाएगा तो वो क्या है सर, हाउस ब्रेकिंग है. अगर आप देखोगे तो सब में अलग अलग तरीके यूज किए गए हैं. जैसे आप पहला वाला देखोगे, दीवार में उसने होल बनाया, ठीक है ना, ही हैज मेड ए होल इन द वॉल, तो ये कौन सा तरीका हो जाता है सर, ये हो जाएगा छठा तरीका. ये 6th मेथड है. जैसे बाय क्रीपिंग इनटू ए शेप ऑफ द पार्ट होल बिटवीन द टैक्स, दिस इज हाउस ब्रेकिंग. जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, सेकंड वाले में उसने एक होल बनाया, तो ये दिस इज थर्ड मेथड. ये तीसरा तरीका है. ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू ए विंडो. अगर कोई विंडो से एंटर करता है तो ये सर सेकंड तरीका हो जाएगा, क्योंकि विंडो से ओपन नहीं किया जाता, एंटर नहीं किया जाता. तो हर एक तरीके का आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो 6 के 6 तरीके में से आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये छठा तरीका है ये वाला, तीसरा तरीका है ये वाला, ठीक है सर. पनिशमेंट सबकी अलग अलग दी हुई है. पनिशमेंट नहीं पूछी जाएगी आईपीसी में, पनिशमेंट नहीं पूछी जाएगी आईपीसी में, पनिशमेंट नहीं पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर. पनिशमेंट के लिए निश्चिंत रहो. पनिशमेंट पूछी जाएगी उन ऑफेंसेस की जो ऑफेंसेस बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और बहुत यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली. अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फैब्रिकेशन जो है उसका पनिशमेंट बताओ, ऐसे सवाल आने के चांसेस नहीं है. ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है ना. अब अननेसेसरी पेपर टफ नहीं बनाएंगे हम लोग, तो उसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है. दिस इज ओल्ड विद रेस्पेक्ट टू उनके जो पनिशमेंट्स है, पनिशमेंट वाले पार्ट ये हैं. और पनिशमेंट के जो पार्ट हैं ये कंटिन्यू होते हैं आपके, पनिशमेंट के जो पार्ट हैं ये आपके कंटिन्यू रहते हैं टिल सेक्शन 446, ठीक है. ये पूरे 458 तक रहेंगे, ठीक है ना. 458 तक आपके पनिशमेंट वाले पार्ट रहेंगे. ऐसे ही दिस इज पार्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है सर. अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं. देयर आर सेपरेट पोर्शन, सेपरेट पार्ट्स जहां पर दिए हुए हैं. जैसे 459 की बात करता हूं मैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 459, ग्रीवियस हर्ट कोज वायलेंस कमिटिंग लर्निंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग. अगर आप ग्रीवियस हर्ट कोज कर दोगे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 ईयर या फिर फाइन हो जाएगा. 460 देखेंगे, ओल्ड पर्सन जॉइंटली कंसर्नली इन द लर्निंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल बाय डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोज बाय वन ऑफ देम, तो इसमें एलआई 10 ईयर और फाइन, सेम पनिशमेंट उसमें चलेगी. 461 इंपोर्टेंट है. 461 इज इंपोर्टेंट. इसका सेक्शन पूछ लेते हैं 461 का. 461 का सेक्शन पूछ लेते हैं, ठीक है. रिसेप्टेकल क्या होता है इसको समझना. डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग रिसेप्टेकल. रिसेप्टेकल मतलब ऐसा होता है कि सर देखिए दान पेटी होती है ना, दान पेटी होता है, कोई पात्र होता है जिसमें पैसा रखा जाता है, उसको बेईमानी पूर्वक अगर आप खोलते हो, ठीक है ना सर, जिसमें प्रॉपर्टी रखी है तो 2 साल तक इसमें सजा है. रिसेप्टेकल इंपोर्टेंट है. 461 इसको प्लीज इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा. 461 इज इंपोर्टेंट. 461 आ सकता है, ठीक है ना सर. 461 इज इंपोर्टेंट. अगर यही ऑफेंस किसी इंटरेस्टेड विद कस्टडी वाले पर्सन ने किया हो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो फिर 3 साल तक की सजा उसमें हो सकती है. 3 ईयर और फाइन उसमें हो सकता है, ठीक है सर. अपना प्रॉपर्टी वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना सर. जितना आप पढ़ाया उतना पढ़ो, उससे ज्यादा आप जाने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि आईपीसी में ऑलरेडी बहुत सारा कुछ पार्ट यहाँ से कुछ सवाल आएंगे, अदरवाइज सवाल नहीं आएंगे। ठीक है सर, अपना ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो चुका है, अपना क्या क्या यहाँ पे कंप्लीट है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अपना ये भी कंप्लीट हो गया है, ये अपना कंप्लीट है, ये दोनों पोर्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी बताना है, सेक्शन 34 और 149। दो सेक्शन मेरे को यहाँ पे डिस्कस करने हैं, दो सेक्शंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर, आई हैव टू डिस्कस टू सेक्शंस, दो सेक्शंस मेरे को यहाँ पे डिस्कस करने, फिर अपना आईपीसी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपका बीएनएस वाले पार्ट पे आऊँगा। ठीक है सर, जो सेक्शंस नहीं होंगे मैं उनको अभी कवर करा के इनको खत्म करूँगा। ठीक है, इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में और ऑफेंस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड में कुछ नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, बाकी ये सब सेम है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, प्रॉपर्टी हो चुका है, और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के कुछ सेक्शंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 189, 190, 191, 194 और कुछ ऑफ ह्यूमन बॉडी में और उसमें हम लोग ये पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम सब आज को डिस्कस कर लेंगे। 34, 149 इसका हमारा ये दो सेक्शंस पेंडिंग है, हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है सर, निकालिए सेक्शन 34 निकालिए। 34 को मैंने स्किप करवाया था, तो मुझे पता था इसको अपन इसके साथ पढ़ेंगे। 34 निकालिए प्लीज, कम टू सेक्शन 34। देखिए 34 को हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। क्या कहते हैं हम इसको? कॉमन इंटेंशन। एक पहला सवाल यहाँ से ये बनता है कि ये कब आया कॉमन इंटेंशन? सर इसको 1870 में लेके आए। ठीक है ना सर, इसको कब लेके आए थे? 1870 में। ये जो पार्ट है इसको हम लोग 1870 में लेके आए। ये सवाल भी आया हुआ एग्जाम में, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कब इस पार्ट को लेके आया गया। That part has been introduced in the year 1870. In the year 1870. सर ऐसा होता है जब कभी भी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन सब लोग काम करते हैं, तब हम लोग इसमें केसेस को लेके जाते हैं। अभी चीज होती क्या है इसको 2 मिनट समझ लीजिए। इजी से कंसेप्ट है, कुछ इसमें डिफिकल्ट, कुछ इसमें टफ प्रोविजन नहीं है, कुछ इसमें कोई भी डिफिकल्ट प्रोविजन नहीं है। ठीक है, सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। 34 निकाल लीजिए जल्दी से जी। सामान्य आशय से कोअगर्सन, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य आशय। 1870 में इसको ऐड किया गया था, और 1870 में भी एक लाइन ऐड की गई थी। वो जो लाइन थी वो ये थी सर, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। ये जो लाइन है, इस लाइन को ऐड किया गया था 1870 में। ठीक है सर, अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या अंतर होता है, पहले ये बात समझते हैं। देखिए, आपराधिक दायित्व तय करने के लिए ये प्रिंसिपल तय किया गया है। ये इसमें कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें क्या प्रावधान है वो समझिए। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है जब कभी भी कोई अपराध किया जाता है जहां पर सुनियोजित तरीके से किया जाए, मतलब ऐसा कोई अपराध किया गया है जहां पर ऑलरेडी मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है उसके लिए, और प्रॉपर प्लानिंग सुनियोजित तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपने कोई अपराध किया है। जैसे मान लीजिए किसी का किसी से झगड़ा हो रखा था, ठीक है ना, कोई खानदानी दुश्मनी थी। अब वो शाम को उसने क्या किया, शाम को उस आदमी ने सोचा कि चलो इसका रूटीन को फॉलो करते हैं। उन्होंने 7 दिन तक उसका रूटीन फॉलो किया, और 8वें दिन उसको एक जगह सुनसान जगह पे पकड़ा, रोका और वहीं उसको मार दिया। सो देयर इज ए प्रॉपर प्लान। ये प्रॉपर प्लान जो हुआ है उसमें एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित हैं। सबसे पहले कॉमन इंटेंशन में एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जहां पर भी सेक्शन 34 लग रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर इज मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्वड इन सच ऑफेंस। मतलब देयर इज मोर देन 1 पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन सच ऑफेंस। एक से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित हैं उस अपराध को किए जाने में। ठीक है, और उन व्यक्तियों ने इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन काम किया है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को अगर मैं हिंदी में कहूं कि उन सब ने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए काम किया है। जो उनका कॉमन इंटेंशन था, एक सामान्य आशय था, उसको अग्रसर इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन कोई काम किया है। तो उसके बाद आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल एज इफ द एक्ट इज डन बाय द पर्सन अलोन। आप इसमें पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं सेवरल पर्सन, जब कभी भी कोई भी क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर एज इफ इट वर डन
बाय हिम अलोन, जैसे उस व्यक्ति ने स्वयं किया हो, जैसे उस व्यक्ति ने वो अपराध स्वयं किया हो, अकेले ने कोई अपराध किया हो। जैसे 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, इन चारों व्यक्तियों ने प्रॉपर प्लानिंग करी है, इन्होंने मारा है। तो जो व्यक्ति गेट पे खड़ा है, पहरा दे रहा है, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति बैंक में लूट करने की प्लानिंग करते हैं, 5 होते तो डकैती बन जाता, 4 व्यक्ति थे इसलिए मैं लूट कह रहा हूँ, ठीक है ना, रॉबरी करने की प्लानिंग करते हैं, बैंक के बाहर खड़े होते हैं, एक बैंक के बाहर खड़ा होता है, एक कार स्टार्ट रखता है, 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, जो 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं उनके साथ साथ जो कार स्टार्ट करके खड़ा है, जो गेट पे पहरा दे रहा है, वो भी लायबल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार। तो सामान्य आशय मतलब जो भी व्यक्ति ने अपराध किया है सेम प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसमें वो लोग लायबल है, ठीक है ना सर। इट इज सेक्शन 34। इट इज सेक्शन 34। कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी। पहली चीज एक होता है कॉमन इंटेंशन, देयर इज वन थिंग common intention and the other is common object. Common intention, common object. There is one more thing that is similar intention. ये सब चीजें अलग अलग हैं सर। सिमिलर इंटेंशन, ठीक है सर, इसको ये भी एक अलग है, ठीक है ना। ये सब चीजें अलग अलग है। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन इंटेंशन की, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कॉमन इंटेंशन जो दिया हुआ है दैट इज 34, दैट इज 149, और ये कंसेप्ट अलग है, कॉमन इंटेंशन अलग है। जैसे आज सीजीपी का प्रोटेस्ट है, कोकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, आज 20 डेट है 20 जुलाई। आज जनता पार्टी ने, कोकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है, कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की वजह से आज जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली जंतर मंतर पर, अब कुछ लोगों का इंटेंशन हो सकता है ना, कुछ लोगों ने इंटेंशन किया हो कि हमें पार्लियामेंट तक पहुंचना है और पीसफुल मार्च करना है। दिस इज द कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय क्या है, पार्लियामेंट जाना है और पीसफुल मार्च करना है। कुछ लोगों का इंटेंशन ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि इनका भी यही इंटेंशन हो, लेकिन देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, कोई पूर्व सुनियोजित नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं कि क्या एजेंडा है, बस वो भीड़ की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़े। एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है सर, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर आप भी समझिए, कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए आपने अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी करी है, कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, और 5 से ज्यादा यहाँ पर व्यक्ति होते हैं, 5 से ज्यादा व्यक्ति, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति। जब भी किसी चीज के लिए आपने पूर्व नियोजित किया है, आपने मीटिंग ऑफ माइंड्स करी है, ठीक है ना, आपने प्रॉपर प्लान करके कोई काम किया है, दैट इज कॉमन इंटेंशन। जहां पर कोई काम तो किया है बट इट इज अनप्लान्ड, कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, इट वॉज अनप्लान्ड, इट इज सिमिलर इंटेंशन, ठीक है ना। द वर्क इज सेम बट इट इज अनप्लान्ड, इट इज अनप्लान्ड। कॉमन ऑब्जेक्ट में भी यही चीज होती है सर, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, इसमें भी देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड। आप बस उस भीड़ का हिस्सा हो और भीड़ के हिस्से में आप जुड़ते जा रहे हो, ठीक है सर। इसके कुछ केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, देयर आर फ्यू केस टू इट। कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए, मेरा ध्यान ना आपकी स्क्रीन में ज्यादा लगा हुआ है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, दिस इज वन केस, दैट इज वन केस, देयर आर मल्टीपल केसेस टू इट, ठीक है सर। वीरेंद्र कुमार घोष भी इसका, there are multiple cases to the same topic, there are multiple cases to the same topic, ठीक है ना सर, there are multiple cases to the same topic। चलिए 141 पे आइए, 141 149 दो चीजें हैं, दोनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। there are two things, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, 141 and the 149।
व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, हम इसको एक बार समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बात की गई है इन प्रोविजंस के अंदर। ठीक है सर, देखिए एक टर्म है अनलॉफुल असेंबली। टर्म अनलॉफुल असेंबली एक टर्म है 141 में अनलॉफुल असेंबली। जब तक आपको अनलॉफुल असेंबली समझ में नहीं आएगा आप 149 नहीं समझ पाएंगे। एक टर्म है अनलॉफुल असेंबली, इसको हम लोग कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव। सेक्शन 141 ये कहता है जहां पे भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं और वो क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध। पढ़ेंगे आप उसको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार राज्य सरकार या किसी लोक सेवक को विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन करना या आंकलित करना 5 या 5 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों द्वारा, जमाओं द्वारा। ठीक है ना, इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ये हमारे 141 इन्होंने हमारे उसमें दिया हुआ नहीं है सिलेबस में, लेकिन 141 के बिना वो आपको 149 समझ में नहीं आएगा। आप ये समझिए कि अनलॉफुल असेंबली जब भी क्रिएट होती है जहां पर सरकार को कोई विरोध प्रदर्शन आपको दिखाना है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, हम इसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। ठीक है, एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। जैसे आप लोगों ने सरकार से परमिशन ली थी कि हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन तभी उसमें क्या हुआ, हथियार लोग ले आए, जिस दिन प्रदर्शन करना था हथियार ले आए, या फिर उस प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था उसको बिगाड़ने के लिए लोगों ने अपने आपराधिक बल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो एक लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। ठीक है ना, एक 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 विधिपूर्ण जमाव विधि विरुद्ध जमाव बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है ये हम इसके प्रोविजंस एक बार देख लेते हैं। 141 एक बार देख लीजिए, काइंडली लुक एट प्रोविजंस 141। ओके, अनलॉफुल असेंबली आप इसमें देखेंगे अनलॉफुल असेंबली क्या होता है सर, जहां पर भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है, सामान्य उद्देश्य जो लोगों का है वो ये है क्रिमिनल फोर्स यूज करना है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या रेजिस्ट करना है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ लीगल प्रोसेस को, या फिर मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करना है, कोई ऑफेंस करना है, किन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। ठीक है सर, तो क्रिमिनल अनलॉफुल असेंबली यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप 149 में पढ़ेंगे, इफ यू लुक एट 149 में एक बार आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी व्यक्ति है जो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और उसने अगर ऑफेंस किया है तो कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर उसने किया है, सामान्य उद्देश्य था अगर उस व्यक्ति का, अगर उसका उद्देश्य सामान्य था, जैसे यहाँ पर उद्देश्य क्या है, सामान्य है कि पार्लियामेंट तक जाना है। अब स्टार्टिंग में क्या है, जो लोग जुड़ते जाते हैं उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि व्हाट ऑफेंस दे आर डूइंग। ठीक है सर, जो लोगों को पता नहीं है कि वो लोगों ने क्या अपराध करने जा रहे हैं, तो वहां पर उनको पता नहीं है, तो फिर वो उनको, जैसे मान लीजिए आप लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन आप दूर हट गए, प्रोटेस्ट से निकल गए बाहर, तो यू आर नॉट लाइबल टू इट। जिन लोगों ने असेंबली को छोड़ दिया है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस यू आर नॉट गिल्टी, लिखा हुआ ना, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। अगर आप अपराध होने के पहले ही अगर छोड़ के निकल गए थे तो आप उसके लिए लायबल नहीं है। इसका एक जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड द कॉमन ऑब्जेक्ट। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है? जैसे जैसे किसी भी ऑफेंस के साथ रिलेट हो सकता है ये कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। मैं सामान्य आशय की बात कर रहा हूं,
किसी भी ऑफेंस के साथ में डील कर सकता है। किसी भी ऑफेंस मतलब एग्जांपल के लिए मर्डर करो, ग्रीवियस हर्ट कोज करो, किडनैपिंग करो, जहाँ पे भी दो या दो से अधिक लोग जहाँ पर जुड़ेंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 149 की। 149 केवल उन ऑफेंसेस के लिए लगेगा सेक्शन 141 में दिए हुए हैं। मतलब सरकार के विरुद्ध 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने कोई भी अपराध किया है तो आप 141 लगाओगे, सब में आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना सर। दूसरा, मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी होता है, यहाँ पर सुनियोजित होना जरूरी है। मीटिंग ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। नो मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। कोई प्री प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। दिस इज नॉट इन ऑफेंस इटसेल्फ, ये स्वयं में अपराध नहीं है सर, ये स्वयं में अपराध नहीं है, लेकिन दिस इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, स्वयं में अपराध है। स्वयं में अपराध कैसे सर? क्योंकि 141 की सजा दी हुई है, लेकिन अगर 34 पढ़ोगे तो सेक्शन 34 में कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया हुआ। देयर इज नो पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 141, अंडर सेक्शन 34 में कोई भी अपराध नहीं दिया हुआ। जैसे आप पढ़ेंगे 143 पढ़ेंगे, जो 141 का जो पनिशमेंट है वो दिया हुआ है 143 में। आप देखेंगे कि बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली लिखा हुआ है, पनिशमेंट क्या है उसका, 6 महीने फाइन या दोनों। लेकिन कॉमन इंटेंशन में अगर आप साथ हैं तो अपराध तभी बनेगा जब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अब मान लीजिए प्रैंक किया किसी ने क्या किया, प्रैंक मजाक किया किसी के साथ, तो सर ये अपराध थोड़ी ना है। सरकार को 141 में अगर आप उंगली दिखाएंगे, टेढ़ी नजर करेंगे, देन इट विल बिकम द ऑफेंस। यहाँ पर आपका आईपीसी वाला पार्ट होता है खत्म। अब बीएनएस वाला पार्ट निकालेंगे, प्लीज कम टू द बीएनएस पोर्शन। भारतीय न्याय संहिता निकालिए प्लीज। सेक्शन 63 पे आएंगे प्लीज, सेक्शन 63 पे आ जाइए। सेक्शन 63 से 99 तक हमें यहाँ पे पढ़ना है। वी हैव टू रीड एंड डिस्कस सेक्शन 63 टू 99। बहुत सारे ऑफेंसेस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है सर। कोई नया प्रावधान यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। जो प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं उसको मैं सिंपल आगे निकाल रहा हूँ। जो नया पार्ट होगा, जो नया प्रोविजन होगा, हम उसको रीड करेंगे, ठीक है सर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू, it was 376A, earlier it is 376A, earlier it is 376B, earlier it is 376C, and this is 370, this is new part, sexual intercourse by involving in deceitful means, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, दिस इज द न्यू प्रोविजन। सेक्शन 69 इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ न्यू प्रोविजन। हूएवर बाय डिसीटफुल मींस, जो भी प्रवंचना पूर्व कार्य करके या फिर मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी टू ए वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज वन जजमेंट ऑफ 2019 का जजमेंट है बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। उस जजमेंट में क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लेरिफाइड प्रॉमिस टू मैरी एंड फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को क्लेरिफाई किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लेरिफाइड द टर्म, एक टर्म है, सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म क्लेरिफाई किया है, प्रॉमिस टू मैरी एंड फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। जहां पर प्रॉमिस टू मैरी था और देयर इज नो इंटेंशन, कोई आशय नहीं था आपका शादी करने का,
तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 69. बट वेर इज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी whether there is intention or no intention, that is always a offense under section 69. कहने का मतलब क्या हो रहा है, सपोज कीजिए एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बेहद उनकी खूबसूरत लव स्टोरी थी, लेकिन कभी क्या होता है, घर वालों की एंट्री होती है, लड़की के घर वाले एंटर करते हैं और लड़की के घर वाले मान जाते हैं, लड़के के घर वाले अल्टीमेटली नहीं मानते हैं. Then they had previously they had sexual intercourse और लड़का बहुत कोशिश करता है मनाने की, लेकिन लड़के की माँ जो होती है वो कह देती है कि इससे अगर शादी करी तो आई विल डू सुसाइड. लड़की की माँ बोलती है कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तुमने इस लड़की से शादी करी तो. लड़के के पास में कोई ऑप्शन नहीं है और नहीं वो अपनी माँ को खराब बनाना चाहता है, तो उसने शादी नहीं करी उस लड़की से अल्टीमेटली. ठीक है सर. देयर वॉज इंटेंशन टू मैरी ना. सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है इन केसेस में जहां पर ऐसा था कि मैं अगर नौकरी लग गया 1 साल में तो हम शादी कर लेंगे. सपोज करो वो नौकरी ही नहीं लगा, लड़की दबाव बना रही है शादी का, लड़की केस कर दिया उसके ऊपर किसने साथ में साथ रेप किया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देयर इज नो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. ये फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 टर्म्स में क्लेरिफाई किया है, व्हाट इज प्रॉमिस टू मैरी एंड व्हाट इज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. There is a judgment, it's a very wonderful judgment by Supreme Court. जो सेक्शन 69 तो अब आया है, लेकिन ये जो लीगल प्रोपोजिशंस थी ये 2019 का एक जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट शेयर कर दूंगा. व्हाट इज द प्रॉमिस टू मैरी एंड फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और वो अपने ऑफिस में एक उसके स्टाफ में एक और लड़की उसका अफेयर हो जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा. इस प्रीटेक्स्ट पे वो सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड करता है उसके साथ में. इट्स अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी. वेदर ही हैज इंटेंशन और नो इंटेंशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसका जो प्रॉमिस है वो फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स फॉल्स. शुरुआत जहां से करी वो झूठा है. तो वेदर यू हैव इंटेंशन और वेदर यू हैव नो इंटेंशन, इट डज नॉट अफेक्ट यूर सर्टेन क्राइटेरिया ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट से जब ये गाइडलाइंस दी तो ये लोग सेक्शन 69 लेके आए. उसमें उन्होंने बोला कि जहां पे भी डिसीटफुल मीन्स है या फॉल्स प्रॉमिस टू मीन्स है विदाउट एनी इंटेंशन फुलफिलिंग कंसेंट और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिएट कर लेता है विद हर, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment under description of the extent to 10 years. अब जो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स बन रहे हैं उसको रेप की कैटेगरी में ना डाल के दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैटेगरी. मतलब रेप की कैटेगरी में नहीं लेके आए, एक नई कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद कंसेंट किया गया है, जबरदस्ती नहीं है, फोर्सफुली नहीं है. ऑल्दो द कंसेंट हैज बीन सब्जेक्ट टू द डिसीटफुल मीन्स. ठीक है ना सर. 10 साल की इसमें सजा है. डिसीटफुल मीन्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हो सकता है, मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी के लिए भी हो सकता है, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. इसमें बहुत सी चीजें हो सकता है. जैसे लव जिहाद की जो बात है वो ये प्रोविजन है, मैरिंग फॉर सप्रेसिंग आइडेंटिटी, दैट इज कवर्ड लव जिहाद. ठीक है सर. कोई नाम चेंज करके किसी दूसरे धर्म का है, नाउ ही इज मैरिंग टू एनी अदर फेथ, तो वो इसमें भी वो चीज होती है. गैंग रेप इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, 376D इज देयर. रिपीट ऑफेंडर 376E इज देयर. डिस्क्लोजर ऑफ विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज अ न्यू प्रोविजन. दिस इज अ 72 इज अ न्यू प्रोविजन. जो मैं कह रहा हूँ सर 69 इंपोर्टेंट है, 72 इंपोर्टेंट है, बिकॉज देयर आर द न्यू प्रोविजंस. ठीक है ना सर. अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करोगे तो यू विल गेट इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर, 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है. ठीक है. और अगर आप वहीं पे नाम वगैरह छाप दोगे, ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन एक्सटेंड टू द प्रिंटिंग पब्लिकेशन नेम ऑफ एनी मैटर नोन टू द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम. जहां पे गुड फेथ में आपने नाम छापा है, सपोज कीजिए यू हैव ए प्रिंटिंग प्रेस एंड यू हैव पब्लिश द नेम इन गुड फेथ, आपने गुड फेथ में अगर नाम छापा है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा. ठीक है ना. If you have published the name in good faith, then those provisions would not applicable over here. ठीक है ना. गुड फेथ में अगर आपने किया है और आपके पास ऑर्डर इन राइटिंग का ऑफिसर इंचार्ज, तो आप छाप सकते हो, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा. ये जितने भी दिए हुए ना सर चीजें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए. ठीक है ना. एपीओ के लिए ये सब चीजें. अगर राइटिंग ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम है
या फिर वेयर द विक्टिम डेड चाइल्ड अनसाउंड माइंड है तो आप छाप सकते हो। ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है ना सर। ये एमसीक्यू बनेगा, दिस विल बिकम एन एमसीक्यू इन द आरजेएस। ये एपीओ के लिए नहीं है, ये आरजेएस आएगी जो आपकी नेक्स्ट, उसमें प्रीलिम्स बनेगा ये वाला सवाल। दिस क्वेश्चन विल बिकम द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। मैं अभी कह रहा हूँ ये बनेगा सवाल, ठीक है ना।